अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त वजीराबाद के एक पार्क में 7 से 8 हजार कलदम तरीके लबैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन धरना देकर बैठे हैं। डंडा बरदार अफराद हैं। इनका मुतालबा है कि इनके सरबराह साद रिजवी को रिहा किया जाए, फोर्थ स्केड्यूल में शामिल इनके अफराद के नाम निकाले जाएं। साद रिजवी के ऊपर रियासत की तरफ से दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात कायम किए गए हैं, जिसका मतलब है इनके ऊपर इल्जाम है कत्ल का। हुकूमत ने पहले कलदम TLP के साथ अपनी मुज़ाकराती टीम जो है वो तब्दील की है, जिसपे शेख रशीद की जगह वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान शामिल हैं। दूसरी तरफ सालिस का किरदार मुफ्ती मुनीब, मौलाना आदिल, बशीर कादरी, अकील डैडी और रफीक परदेसी अदा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 2 कारोबारी शख्सियात हैं। 5 दिन पहले कलदम तरीके लबैक पाकिस्तान को वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन अस्करियत पसंद ग्रुप कह चुके हैं, जिस पर सालसी का किरदार अदा करने वाले मुफ्ती मुनीब इन पर तनकीद भी कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद आमिर राना, कॉलम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डायरेक्टर हैं। मोहम्मद आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहली बात तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट जो उन्होंने कोर्ट के अंदर जमा किया, उसके अंदर वो ये कह चुकी है कि इस तंजीम का ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान के साथ है, ये वो कह चुके हैं। फिर दहशतगर्द तंजीम इनको कह चुकी है एक हमारे मिनिस्टर, और वो ये भी कह चुके हैं, इशारा कर चुके हैं कि जी इनको फंडिंग जो है हिंदुस्तान से आती है। तो फिर ये बताइए कि इनको फंडिंग कहां से आती है, इनको सपोर्ट किसकी हासिल है? देखिए, ये तो बहुत आसान है। सिर्फ TLP नहीं, बहुत सी जो मजहबी जमातें हैं और खास तौर के ऊपर जो मसलक अहले सुन्नत की, जिनका बहुत सारे शराइन्स इंडिया के अंदर और इधर आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है और क़ीदतमंद इंडिया में भी हैं और उनके इधर भी हैं, तो उनकी फंडिंग तो हमेशा आती रही है। और कभी वो चैनल कभी UAE के थ्रू होता है, कभी UK के थ्रू होता है, या कभी जब डायरेक्ट चैनल, जब सफर आसान थे ट्रेन के जरिए या बस के जरिए, तो तब ये तो होती रही है। और ये इसको अब ये कहना कि ये कोई रॉ की फंडिंग है या इंडियन सरकार की कोई फंडिंग है, ये भी मेरा ख्याल है कि कोई बहुत क्लियर नहीं है। मुमकिन है कि इस तरह के जो फॉर्मल चैनल हैं, इनके अकीदतमंदों के जरिए इस तरह की फंडिंग होती हो, लेकिन रियासत को अगर पता है तो मसला तो यही है कि फिर उसको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। और खास तौर के ऊपर जब आपकी फेटफ की कमिटमेंट्स हैं और आपने एक पूरा सेक्रेटेरिएट उसके लिए बनाया है और आप कह रहे हैं कि फेटफ हमें ग्रे लिस्ट निकाले क्योंकि हमने कंप्लाइंस कर ली है। अगर आप मान रहे हैं कि एक तंजीम है, कालदम है और उसकी फंडिंग बाहर से या हो रही है, तो उसको अभी तक चेक क्यों नहीं किया गया, रेगुलेट क्यों नहीं किया गया, रोका क्यों नहीं गया? तो ये तो फिर पूरे फेटफ के प्रोसेस के ऊपर सवाल उठता है अगर इसको कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इससे ज्यादा इसको एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किया गया कि इंडिया की फंडिंग, जैसे हमेशा से मुख्तलिफ और जमातों के ऊपर भी इल्जाम लगता है कि इंडिया के परवरता और उसकी फंडिंग के हवाले से, तो वो मेरा ख्याल है कि नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त रियासत को, वो TLP की स्ट्रीट पावर से ज्यादा उसके नैरेटिव से है। उस नैरेटिव के ऊपर कोई नेगोशिएशन ना तो TLP कर सकती है और ना ही रियासत उसको किसी भी तरीके से कोई कन्फ्रंट कर सकती है। तो वो चैलेंज है, उसको फिर इस किस्म के, मेरा ख्याल है कि इस तरह के जब प्रोपेगेंडा होता है या इस तरह की बात की जाती है तो उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए ऐसे ग्रुपों को किया जाता है। लेकिन अगर आपने रूल ऑफ लॉ के तहत करना है तो फिर तो बहुत आसान है कि ये शराइत हैं, ये क्राइटेरिया है तंजीमों को बैन करने का और उनके ऊपर से बैन हटाने का, तो वो उसको अगर फॉलो किया जाए प्रोसीजर्स को, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन TLP का मामला आपको पता है, और मैं जो इस वक्त पॉपुलर परसेप्शन है उससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, और मुतमईन से मुराद है कि मुझे लगता है कि काफी हद तक दुरुस्त है कि इसका एक पॉलिटिकल यूजेस जो है और उसकी वजह से शायद ये अभी तक सर्वाइव कर रही है। और जहां तक इदारों की खामियां हैं, जहां तक पुलिस के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि पुलिस की जो एंटी राइट फोर्स है, जो कांस्टेबलरी है, वो कोई अच्छी नहीं है, उसकी वजह से गवर्नमेंट मजबूर हो गई है इसके ऊपर, वो एक मेरा ख्याल है कि सेकेंडरी इश्यूज हैं, बहाने हैं। जब तक इसका पॉलिटिकल इसका इस्तेमाल इसका रहेगा तो
मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप सर्वाइव भी करेगा, थ्राइव भी करेगा, और जितने आप इनसे एग्रीमेंट कर लें उनसे कुव्वत भी हासिल करेगा और ताकतवर ही होता रहेगा। ये बात अपने अपने कॉलम में भी आपने लिखी, मगर ये जो मुआहदे हुए हैं टीएलपी और हुकूमत के दरमियान, जब पाकिस्तान रिव्यू किया जाएगा पाकिस्तान का फैटफ के हवाले से, तो इस चीज को, इन मुआहदों को कैसा देखा जाएगा और इनका क्या असर होगा? देखिए, वो तो एक टेक्निकल कमेटी है, लेकिन उसके जो रुकन ममालिक हैं यकीनन इस तरह की जो बयानात होते हैं और उसको वहां पे जाके उस फोरम के ऊपर एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे एक नैरेटिव बनता है जो फैटफ की कमेटी है उसमें, और एक उसका मूड बनता है कि अच्छा ये मुल्क, यहाँ पे कुछ ग्रे एरियाज शायद अभी भी बाकी हैं जो उनसे मिस हो गए, तो वो फिर डिसीजन जो आपके फेवर में भी आना होता है तो वो पेंडिंग के अंदर चला जाता है। यही बार बार हो रहा है। पिछला जो फैटफ का इजलास हुआ उसके अंदर भी यही हुआ कि बहुत सारी ऐसी हमारी अपनी ही स्टेटमेंट हैं हुकूमत के इदारों की जो जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। तो ये यकीनन इसके असरात होंगे, और फैटफ के अंदर जब भी बात होगी तो इसको जो खासतौर के ऊपर इंडिया और जो मुल्क देख रहे हैं, कंसर्न है पाकिस्तान के टीएलपी को लेके, वो इसको जरूर इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। आमिर राना साहब, देखिए हमने माजी में देखा है कि ऑपोजिशन का कुछ हम समझते थे सपोर्ट होती थी जब टीएलपी मुजाहरा करती थी, या कम से कम उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दी जाती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऑपोजिशन ने ये जरूर कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबक हासिल करना चाहिए कि माजी में जब उन्होंने सपोर्ट किया, या उनके फेवर में इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने भी स्टेटमेंट दी, मगर अब जो है खुल्लम खुल्ला वो सपोर्ट नहीं कर रहे टीएलपी को। तो फिर कहां से इनको सियासी सपोर्ट आ रही है? जहां तक बात है कि कौन इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करता है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो बहुत खुल के बात तो हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो पावर एलीट्स हैं उन जैसे ही वो जो इख्तियार की कशमकश है उसके अंदर वो हर चीज को देखते हैं, नाप तोल के देखते हैं, उसको हर चीज का वेट है तो उसको उसी के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करते हैं या उसको कैरी करते हैं। उसमें इतनी खुल के बातें हो रही हैं, तो मैं अगर उसको खुल के कह भी दूं तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई लोगों के लिए कोई हैरानकुन बात हो। बिल्कुल, आपने ये कहा कि हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए, मगर देखिए ना, इसके अंदर जो बिजनेसमैन हैं और बड़े मशहूर बिजनेसमैन जिस तरह अकील करीम डैडी साहब हैं, रफीक परदेसी साहब हैं एचएमआर ग्रुप के, फिर मौलाना आदिल साहब, चले कुछ मुफ्ती मुनीब, उनका तो समझ में आता है वो पहले भी ट्रबल शूटर्स रहे हैं, मगर बिजनेसमैन को क्यों गारंटर के तौर पे लाए गए हैं कि जी आप गारंटी दें कि टीएलपी जो है वो वापस चली जाएगी, धरना जो है आगे नहीं बढ़ाएगी? इनको गारंटर के तौर पे क्यों लाया गया है? क्या कोई पैसे का मामला भी है? और जाहिर है अब इसमें डैडी साहब के अलावा परदेसी साहब का तो एक पूरा एक रिकॉर्ड है। ये तो मुरीद थे पीर अफजल कादरी के, जो इनके एक रहनुमा थे टीएलपी के पहले, और उनकी जमातों को और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को और तमाम जितनी भी बरेलवी जमातें हैं उनकी फंडिंग तो वहीं से होती रही है। और जाहिर है कि उनका जितनी भी बरेलवी जमातें हैं उसके अंदर बड़ा एहतराम है और खासा उनका इन्फ्लुएंस है। डैडी साहब का कराची के अंदर बड़ा इनके अंदर इन्फ्लुएंस है। पैसे का मामला है, जाहिर फंडिंग जो है कराची की बिजनेस कम्युनिटी से आती है, तो उसमें उनको लाया गया कि शायद चूंकि इनके मफाद जुड़े हुए हैं, माली मफाद टीएलपी के, तो वो शायद ये ज्यादा असर अंगेज हो सके, दबाव डालने में मददगार साबित हो सके। तो ये तो जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, खासतौर के ऊपर कराची के अंदर, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मुंबई के अंदर भी है, वहां पे भी देखें कि वो भी एक हार्ड लाइनर्स पार्टी के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है। जहां पे रियासतें सिक्योरिटी नहीं देती हैं आपके बिजनेस को, आपको, तब वहां पे लोग इसी तरह के जत्थों की तरफ देखते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं। एक अफिलिएशन मजहबी अपनी अलग जगह पे है और ये उनके काम करते हैं, उनकी को सर्व भी करते हैं। तो रियासत तो अगर इंश्योर करे कि जी उनके बिजनेस को सिक्योरिटी होगी, तो मेरा ख्याल है कि बिजनेस कम्युनिटी ग्रेजुअली जो है वो डीलिंग करना
शुरू करेगी इस तरह के एक्सप्लॉइटर ग्रुप से। हैरत की बात यह है आमिर राना साहब के रियासत ने ही इनको दावत दी कि जी वो गारंटर के तौर पे जो है अपना रोल अदा करें, तो ये हैरत की बात है। मगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, चूंकि आज आपकी फर्स्ट क्वार्टरली मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकली है, पर्सपेक्टिव फ्रॉम पाकिस्तान ऑन अफगान पीस एंड रिकंसिलिएशन, जिसके अंदर आपकी ही एनजीओ ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ेगा तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर होगा, यहाँ पे गुर्बत ज्यादा बढ़ेगी। आप ऐसे नतीजे पे कैसे पहुंचे? देखिए, ये तो बुनियादी तौर पे जो रिपोर्ट है, जो ओपन सोर्स डाटा है, उसके एनालिसिस के ऊपर मबनी है। उसके अंदर 3 पर्सपेक्टिव हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं कि अगर रेफ्यूजीज इधर आते हैं, वहां पे क्राइसिस बनता है, तो तब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जाहिर है कि एक बहुत ज्यादा असर आएगा। अगर वो नहीं भी आता तो इस वक्त जब तक उसको तालिबान को रिकग्निशन नहीं मिलती तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का केक है, तालिबान की रजीम जो है उसी के अंदर से शेयर ले रही है बुनियादी तौर के ऊपर, उसका शेयर बढ़ता चला जाएगा और उसके अंदर शायद इनफॉर्मल इकोनॉमी थोड़ा सा बूस्ट आए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जो है आपने शाया की है। और आपका ये भी कहना था कि कुछ ऐसी कारोबारी शख्सियात हैं जिनका गठजोड़ है टीएलपी के साथ और इसीलिए इनको गारंटर के तौर पे रियासत ने कहा है कि वो एक मुआहदा जो है उसका गारंटर बने टीएलपी और रियासत के दरमियान। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम अपोजिशन जमातों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर हुकूमत एक्शन करती है टीएलपी के ऊपर तो अपोजिशन जमातें कहां खड़ी होंगी, ये जो नया मुआहदा है इसके ऊपर अपोजिशन जमातों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया है मियां जावेद लतीफ साहब ने, कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के चेयरपर्सन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर हैं। और मियां जावेद लतीफ पर भी एक धरने के दौरान टीएलपी ने हमला किया था और इनकी जमात को कलअदम तंजीम की वजह से काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अब जबकि ये हुकूमत चाहती है कि इनको घर भेज दिया जाए, किसी तरीके से इनके साथ मुआहदा किया जाए, तो इसके अंदर क्या ऑपोजिशन उनका साथ देगी? देखें मुनीज़े, 2 बुनियादी इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि तहरीके लब्बैक के जो लोग मुतालबा करते थे, क्या उनका पूरा हो गया? और वो मुतालबा ऐसा था जो हर एक मुसलमान का मुतालबा है, हर एक जो मोहब्बत करने वाला है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। क्या वो पूरे हो गए हैं जिन मुतालबात के लिए वो बाहर आए थे? और दूसरा मैं सवाल ये करूंगा कि 2 दिन पहले तक तो ये थे इंडियन नवाज बकौल हुकूमत के, 2 दिन पहले इनको सहूलतकारी दी जा रही थी इंडिया की जानब से, सोशल मीडिया भी बकौल हुकूमत के इस्तेमाल होता था। तो मुझे ये बताएं कि इस चीज का कौन तयन करता है कि ये लोग जो हैं ये मुहिब्बे वतन हैं और ये लोग जो हैं ये मुल्क दुश्मन हैं। और आज मुझे उससे ज्यादा तकलीफ जो है वो ये है कि 70 सालों से तो चले हमें पता ना चल सका कि पाकिस्तान के मफादात, कौमी मफादात का तयन कौन करता है और कब हो जाता है। मगर मैं जो अफसोस से बात करने वाला हूं वो ये है कि हमने पढ़ा सुना और हमारा पक्का ईमान है इस बात पे कि दीन हमारा जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर चीज सांस लेने से लेकर कब्र तक उतरने तक हर चीज बता गए, उसमें जेर जबर का फर्क नहीं आ सकता। आज क्या हमें कोई ये भी बताएगा कि दीनी मफादात का तयन कब और कौन करेगा? आज मुझे कोई ये बताएगा? नहीं, कुछ टेक्निकलिटीज है मियां साहब आज। हाँ, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए जी।
جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ ہمیں بتائے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک کے ساتھ چلنے والے جو تھے ان کی طرف سے جو شہادتیں ہوئیں وہ کن کے ذمے ہیں، اور جو لا اینڈ آرڈر پر عمل درآمد کے لیے فورسز تھیں ان کی طرف سے جو شہادتیں ہوئیں ان کے کون ذمہ دار ہیں؟ تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے، اور اگر لایا جائے تحریک لبیک کی لیڈرشپ کو بھی میڈیا پر اور بتایا جائے کہ کیا ان کے تمام مطالبات پورے ہو گئے ہیں جن مقصد کے لیے وہ نکلے تھے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ تو پوری مسلمان کمیونٹی کا مطالبہ تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے، اس معاہدے کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے۔ بھائی مجھے یہ بتائے کوئی، اگر پارلیمانی منیزے سسٹم ہے پاکستان کے اندر، اگر جمہوریت ہے پاکستان کے اندر، تو یہ تو معاہدہ ہی پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو کیا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا ہونا نہیں چاہیے تھا؟ کیا آپ کی ذاتی رائے ہے یا پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ جی جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو آپ نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں؟ کیوں نہیں، پارلیمانی نظام میں ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا تو ہے، مطالبہ تو ہے نہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں میاں صاحب، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ میں چونکہ آپ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے چیئرپرسن ہیں تو یہ اہم بات آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ پیمرا نے ٹی وی چینلوں کے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم ٹی ایل پی کے حوالے سے کوئی خبر جو ہے نشر نہیں کر سکتے، ہم ان کا انٹرویو نشر نہیں کر سکتے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پھر آپ مجھے منیزے یہ بتائیں، وہ پابندیاں لگانے والے جو ہیں یہ بتانا قوم کو پسند کریں گے کہ آپ نے ایک جماعت کو کالعدم قرار دیا، کیا وہ جلدی میں انجانے میں آپ نے کیا، یا آج جو اس کو آپ کالعدم نہیں کہہ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی جو ہے وہ جدوجہد سیاسی مقاصد کے لیے اس جماعت کو وہ نام کو استعمال کر سکیں گے، یہ سیاسی جماعت ہے، یا یہ جلد بازی میں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ضمنی انتخابات تمام کے تمام وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو ان پر پابندی کیسی پابندی لگائی میڈیا پہ پھر آپ نے؟ اس کے اوپر آپ کی بڑی جماعت ہے، قومی جماعت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو مین سٹریم سیاست میں لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ کیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں چونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آئیں گے؟ دیکھیں منیزے، مین سٹریم پالیٹکس میں ہر ایک کا رائٹ ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب چاہو کسی کی پیدائش کر دو اور جب چاہو آپ کسی پہ پابندی لگا دو، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پابندی لگانی نہیں چاہیے تھی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر؟ پہلے تو انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت پابندی لگائی، اور آج شاید اپنی ضرورت کے لیے پابندی اٹھا رہے ہیں۔ ہم تو اس حق میں ہیں کہ پابندی لگنی نہیں چاہیے تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگنی ہی نہیں چاہیے تھی، پہلے ہی لگنی نہیں چاہیے تھی، تو حکومت وقت کو پابندی تحریک لبیک کے اوپر نہیں لگانی چاہیے تھی؟ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی رائے ہے؟ میرے جیسے تمام سیاسی کارکنوں کی یہی رائے ہوگی، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اور میری یہ جو رائے ہے میں اس لیے یہ دے رہا ہوں کہ آج دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں یہ معاہدہ ہونے کی بجائے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے بغیر تصویریں تو ان کے ساتھ میں کسی اور کی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، نہیں، آپ نے تصویروں کا ذکر کیا کہ آپ کسی اور کی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، ان کے مطالبات یہ بھی تھے کہ سعد رضوی کو چھوڑا جائے، جس کے خلاف
पुलिस वालों ने पिटिशन दायर की हुई है। उन्होंने ये कहा है कि साद रिजवी की वजह से एक आप समझ लें जो पूरा क्राउड है वो तैश में आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों के ऊपर तेजाब फेंका गया, उनको मारा पीटा गया, उनको शहीद किया गया। क्या आपको लगता है कि साद रिजवी को हुकूमत को रिहा कर देना चाहिए? और दूसरा ये उनकी डिमांड कि जो फ्रेंच एम्बेसडर है, फ्रेंच सफीर, उसको हुक्म देना चाहिए कि वो पाकिस्तान से मुल्कबदर हो जाए। मुनीज़े, आज का जो मुआहिदा ना आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूं। ये मुआहिदा एक दिन पहले हो चुका है। पहले तो बात यह है कि वो मंजर आम पर लाया जाए, कौम को बताया जाए कि उनके मुतालबात क्या पूरे हो गए हैं, जो कि मुझे यकीन है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है, जिस मकसद के लिए, जिस अजीम मकसद के लिए वो निकले थे, मुझे यकीन है कि वो पूरे हो चुके होंगे। और अगर नहीं हुए तो फिर कौम को बताना चाहिए, लीडरशिप को जो तहरीक लब्बैक की है। और अगर वो पूरे हो गए हैं तो हुकूमत वक्त को बताना चाहिए इन्होंने 4 दिन पहले उसे दहशतगर्द तंजीम क्यों कहा, 4 दिन पहले इन्होंने इंडियन नवाज इनको क्यों कहा, 4 दिन पहले इन्होंने क्यों कहा कि इनको फाइनेंसिंग जो है कोई पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें कर रही हैं। इन्होंने 4 दिन पहले तो क्या ये बड़ा आसान तरीका है कि जो कोई इनके खिलाफ बात करे या एहतजाज के लिए बाहर निकले, बड़ी आसानी से उसको कह दिया जाए ये इंडियन नवाज हैं। क्या फिर आप दुनिया में किस चेहरे से जाएंगे आप कि पहले आप एक सांस में कह देते हैं कि ये जो है ये इंडियन नवाज हैं और दूसरी सांस में आप उसको वतन डिक्लेयर कर देते हैं। मगर मियां साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आपके हुकूमत के दौरान भी धरने दिए और पहली दफा जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया कुलसूम नवाज साहिबा के खिलाफ लड़ा था लाहौर के अंदर। उस वक्त बहुत जल्द जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी पार्टी को रजिस्टर भी कर लिया था और फिर जस्टिस काजी फाइजीसा के कोर्ट में उनसे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि एक यूएई में बैठा जो शहरी नहीं है पाकिस्तान का, ये मालूम नहीं था कि शहरी है नहीं शहरी है, क्या उसके ऊपर डुअल नेशनल है, तो उनसे ये पूछा गया था कि कैसे यूएई में एक शख्स बैठा जो है उसने जो है इस पार्टी को रजिस्टर कर लिया, तो उनके पास जवाब नहीं था। उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं कि सिर्फ यूएई में रहते हैं, कुछ डिटेल्स उनके पास नहीं थी। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरीके से जो है वजूद में आई, अब इसके पीछे कौन है, कुछ कहना चाहेंगे? देखें मुनीज़े, आप ज़िमनी इलेक्शन NA 120 का जिक्र कर रहे हैं। आप ये देखें कि रातों रात 2 सियासी जमातें बना दी गईं और उनके मकासद क्या थे ये पूरी पाकिस्तानी कौम को इल्म है। जब हमारे दौर में धरने दिए गए थे, दिलवाए गए थे, हमने कभी उस वक्त भी नहीं कहा था कि ये हिंदुस्तान की सपोर्ट से कर रहे हैं, ये इंडियन नवाज हैं। हमने तो कभी उस वक्त भी नहीं कहा था। हमें भले काफिर कहा गया। नहीं, मगर आपने कहा जब धरने दिलवाए गए थे, क्या मतलब आपका धरने दिलवाए गए थे, किसने दिलवाए थे? तो फिर आप काजी फाइज ईसा की जो जजमेंट है उसे आप पढ़ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। मगर जवाब तो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी हुकूमत के अंदर जो है ये जो पार्टी है ये बनी थी, तो आप लोग भी इनसे डील कर चुके हैं, आप भी इनके साथ मुआहदे कर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वही लोग अब इनके पीछे हैं जो आपके दौर में उनके पीछे थे? आप ये देखें कि पैसे उस वक्त धरना जब खत्म हुआ तो किसने बांटे। आप ये बात जानते हैं कि उस वक्त धरनों को कंट्रोल करने के लिए अदारों से बात जब की गई थी तो जवाब क्या मिला था। आप आज ये देख लें कि जो पार्लियामेंट के अंदर मुआहदा होना चाहिए था, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर मुआहदा होना चाहिए था, उनकी तस्वीरें कम और दूसरी तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं। तो इससे पूरी पाकिस्तानी कौम को क्या आगाही नहीं है? ये क्या पाकिस्तान के मफाद में है? ये एहतजाज पाकिस्तान के मफाद में है या ये मुआहदे करना पाकिस्तान के मफाद में है? उस वक्त
جو آج کے وزیر خارجہ ہیں اس وقت ان دھرنوں میں موجود بھی ہوتے تھے، آج معاہدے میں موجود ہیں. ٹھیک، تو یا ان کا وہ رول ٹھیک تھا یا آج کا رول ٹھیک ہے؟ بہت اہم سوال میاں صاحب کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہر سیاسی کارکن جو ہے وہ چاہے گا کہ جو بھی معاہدے ہو رہے ہیں اس کو نیشنل اسمبلی میں لایا جائے، اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سیاسی لوگوں کے ذریعے ان معاہدوں کا اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق اور خارجہ امور کے ممبر ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ حکومت کالعدم تنظیم کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو منظر عام پر لائے. مصطفیٰ صاحب، پہلے میاں جاوید صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی اب کیسے حکومت نے ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بالخصوص آپ کا موقف تو ہم نے دیکھا، جو آپ نے بات اور سوالات اٹھائے ہیں ٹویٹر کے اوپر، مگر کیا پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینا چاہیے؟ اور جو بات حکومت کر رہی ہے کہ ان کو قانونی دھارے میں لانا چاہیے، مین سٹریم میں لانا چاہیے، الیکشنز کی طرف جانا چاہیے ان کو، کیا اس بات سے متفق ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، ہم متفق کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب حکومت کی اپنی صفوں میں اتنی کنفیوژن ہو، حکومت کا بیانیہ ایک دن کچھ اور ہو اور اگلے دن کچھ اور ہو. ان پچھلے ہفتے 10 دنوں میں حکومت کی جانب سے ان پر بھارت کی طرف سے سپورٹ ملنے کا الزام لگایا گیا. تو کیا آج ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھارت کی حمایت حاصل ہے، اور آج اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر آپ گفت و شنید بھی کر رہے ہیں، ایک ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر رہے ہیں. اور جہاں تک معاہدے کا تعلق ہے تو یہ میرے خیال سے تو ہر پاکستانی شہری کا یہ جاننا حق ہے کہ یہ معاہدہ آخر ہے کیا، اس معاہدے میں کیا شرائط طے کی گئی ہیں. مصطفیٰ صاحب، حکومت ایک اور بات بھی کری ہے جو پہلے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے، اور یہ بات نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے بلکہ کچھ تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو قومی دھارے میں لائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اگر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار انہوں نے کم از کم 7 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، پھر اس سے پہلے بھی پولیس والوں کو مار چکے ہیں، 7ویں دفعہ یہ اسلام آباد آ رہے ہیں، جلاؤ گھراؤ ہوتا رہا، پولیس والوں کو مار پٹتی رہی، ان کے منہ پہ تیزاب پھینکا گیا، ان کے پولیس اسٹیشنز کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا. کیا ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے؟ کیا ان کو آپ کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں بیٹھنے کا حق دینا چاہیے؟ میرے خیال میں تو قطعاً نہیں. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ میچور سیاسی مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں کہ جو آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ ایک جد و جہد کر رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے، ہم ان سے نظریاتی اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک فریم ورک کے اندر کام کر رہے ہیں. اس طرح کی جو جماعتیں ہیں ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ لوگوں کے اوپر جھٹ سے الزام لگا دینا ہے، ان کے اوپر ایسا الزام لگا دینا کہ جس سے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم کریں گے تو مین سٹریم پالیٹکس میں آ کر انہوں نے اس کو اور پولرائز کرنا ہے، اس کو اور ٹاکسک بنانا ہے کہ آج ان کے پاس تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ کسی ایک شخص کے اوپر، اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی الزام لگا دیں، اور پھر یہاں اس ملک میں کون پوچھتا ہے، کون سنتا ہے، کون تحقیق کرتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. تو اس طرح کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس طرح کا جو بیانیہ ہے، ان کو میرے خیال میں، ذاتی خیال میں تو قطعاً قومی دھارے میں نہیں شامل کرنا چاہیے. اگر ہم اس کی اجازت دیں گے تو یہ ہم اپنے آنے والے اپنی نسلوں کے ساتھ ایک زیادتی کریں گے، ہم اپنے پولیٹیکل کلچر کو مزید ٹاکسک بنائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے. اور چونکہ آپ سینٹ کی کمیٹی انسانی حقوق کے ایک ممبر ہیں، آزادی اظہار رائے کا پیمانہ کافی بڑا وسیع ہوتا ہے. کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پیمرا نے بین لگایا ہوا ہے کہ جی ہم ٹی ایل پی کے حوالے سے چونکہ کالعدم ہے، ہم ان کی کوئی بھی خبر نشر نہیں کر سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بین ہے، پابندی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر، یہ درست ہے؟ میرے خیال میں بالکل درست ہے. اگر ہم اس کو اتنا وسیع کرنا چاہتے ہیں تو پھر کل کو آپ تحریک طالبان پاکستان ان کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر قوم سے خطاب فرمائیں اور اپنے جو ویسے وہ فرما چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو احسان اللہ احسان کی ایک تقریر تھی جو ٹیلی ویژن چینلز نے نشر بھی کی تھی.
جی ہاں بالکل، مجھے یاد ہے کہ وہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن پھر تو آپ پھر اجازت دے دیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا نفرت اور زہر آلود جو بیانیہ ہے اس کو آ کر پرچار کرے اور پھر لوگوں کو ایک غلط جانب لگائے۔ ہمارا جو آئین کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن کے متعلق آرٹیکل ہے جی. اور اس میں بھی یہ اسپرٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ریزنیبل ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ نواز صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ تو ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو قومی دھارے میں لایا گیا تو ہماری آنے والی نسلوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حکومتی موقف لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آخرکار کالعدم تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے جو خفیہ ہے، جس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کو منظر عام پر لایا جائے اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث کرائی جائے۔ اس معاہدے کی کچھ تفصیلات ذرائع سے سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق حکومت نے ٹی ایل پی کی قیادت سے کہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس بحال کر دیے جائیں گے اور ان کے اثاثہ جات بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ٹی ایل پی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی۔ یہ کچھ خد و خال اس کے سامنے آئے ہیں۔ جو لوگ سنگین مقدمات میں ملوث نہیں ہیں ان کو فوری رہا کر دیا جائے گا۔ سنگین مقدمات میں ملوث لوگوں کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ حکومت ان کے خلاف مقدمات کی پیروی نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ ریاست ہی ان مقدمات میں مدعی ہے، تو اگر ریاست ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے تو یہ مقدمات خود ہی سے کمزور ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ٹی ایل پی جی ٹی روڈ خالی کر دے گی اور انہوں نے آلموسٹ کر ہی دی ہے، اور وزیرآباد کے ایک پارک میں قیام کرے گی۔ اس تناؤ میں ناظرین 8 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، درجنوں جو ہیں زخمی ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہید کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی 7 بار احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ چکی ہے۔ مستقبل میں حکومت کیسے اس کالعدم تنظیم کے لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روک پائے گی؟ کیا یہ معاہدہ یہ طے کر پائے گا کہ نہیں؟ ان سارے حالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب، جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور اس کی تردید یا تصدیق کر دیجئے کہ کچھ ٹی ایل پی کے جو اہم لیڈرشپ ہے اس کو رہا کر دیا گیا ہے، شفیق امینی، ظہیر الدین، ان کو حال ہی میں رہا کر دیا گیا ہے، درست؟ اچھا منیزہ، اب یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے حکومت کا ٹی ایل پی کے ساتھ، اس کے جو مندرجات ہیں یا اس پہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان کی تردید یا تائید یا تصدیق کر سکوں، لیکن میں آپ سے ظاہر ہے کہ ایک اوور آل براڈ بات کر سکتا ہوں، لیکن میں شاید اس کے مندرجات میں جانا اس وقت نہیں چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا جائے گا۔ اگر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے ٹی ایل پی کا، اور وہاں پہ جو ہمارے رپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہٹیں گے جب تک کہ آپ سعد رضوی کو رہا نہیں کرتے۔ اب اس کے اوپر خود ریاست نے 780A کے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، 302 دفعہ 302 قتل کا جو مقدمہ ہے وہ بھی بنایا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے ریاست کا انٹینشن کیا ہے؟ چلیں آپ براڈ پیرامیٹرز میں بات کریں۔ جن لوگوں کے اوپر یہ مقدمات ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، پولیس اہلکاروں کا قتل کیا، عام لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا ان کو ریاست رہا کرے گی؟ جی میں دیکھیں 2-3 اس میں باتیں سمجھنے والی ہیں۔ آپ نے پولیس اہلکاروں کی شہادت کی بات کی، اس پہ بھی میں بھی آؤں گا۔ پہلی بات ملیزہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم لوگوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مسئلے کو مذاکرات سے حل کیا جائے جس طرح بھی ممکن ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ریاست کی حکومت کی کچھ لمٹس ہیں اور وہ کراس نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ایسی لمٹس ہوتی ہیں کہ صرف یہ اس مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ریاست کے لیے کچھ لمٹس کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ انفورس کرے۔ انہی 2 کنسٹرینٹس کے اندر، انہی 2 پیرامیٹرز کے اندر یہ ساری بات چلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ بات جو ہے معاملہ فہمی سے، بات چیت سے طے پا گئی ہے، کیونکہ دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کے جو شہری ہیں وہ دونوں طرف ہیں۔ جنہوں نے وردیاں پہنی ہیں وہ بھی اسی حکومت کے شہری ہیں، اور جو احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین ہیں وہ بھی اسی حکومت کے شہری ہیں۔ آپ کسی بھی گروہ کے، کسی بھی تنظیم کے لوگوں کو آل ٹوگیدر بینش نہیں کر سکتے۔
बातचीत से ही इन चीजों का हल निकल सकता है। क्योंकि रियासत ने ये मुकदमात बनाए हैं और इसीलिए उन्होंने लोगों को हिरासत में लिया है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी, चूंकि ये हमने तो नहीं बनाए, ये रियासत ने खुद मुकदमात बनाए हैं। जो रियासत ने खुद मुकदमात बनाए हैं, आपको मालूम है कि जब मुकदमा बनता है तो आपको उसके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, आपको FIR दर्ज करनी होती है, जो रियासत ने खुद की। तो मुझे ये बताइए कि उन केसेस के अंदर क्या उन लोगों को रिहाई मिल जाएगी, या अदालतों के अंदर आप जाएंगे और उन केसेस को पसू ही नहीं करेंगे तो केस वैसे ही कमजोर हो जाएगा? अच्छा देखें, एक तो ये है कि जो भी मुआहिदा होगा और जो भी मुआहिदा हुआ है उसकी जो भी शिकें हैं उन पर अमल दरामद जाहिर है आप समझती हैं इस बात को कानून और आइन के दायरे में रहकर होगा। अगर तो कोई इंतजामी फैसले हैं तो वो तो इंतजामिया ले सकती है, लेकिन अगर कुछ केसेस एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं, सीरियस केसेस हैं, अदालत के पास हैं, उसका फैसला अदालत करेगी। ये जो आप कह रही हैं कि पैरवी नहीं करेगी या करेगी, इस मसले के ऊपर ना तो मेरी ये इल्म में है, ना मैं इस पर रोशनी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो इंतजामी फैसले हैं वो इंतजामिया के हाथ में होते हैं, जो अदालती फैसले हैं वो अदालत के हाथ में हैं। देखिए, साद रिजवी का जो मुकदमा है, क्या वो उसको आप संगीन के जुमरे में डालते हैं? क्योंकि आपने कहा संगीन अगर है मुकदमा तो हम उसके अंदर जो है उसको आगे पसू करेंगे। तो साद रिजवी के ऊपर 780A दफा 302 लग चुकी है, क्या आप उस मुकदमे को संगीन के जुमरे में डालते हैं? देखिए, मैंने क्योंकि कहा ना कि मैं उसके मंदरजात पे या किसी एक शक पर बात नहीं करना चाहता, ना मैं लीगल ओपिनियन देना चाहता हूँ साद रिजवी साहब के केस के ऊपर, लेकिन मैंने वो आपने शुरू में कहा कि नहीं संगीन, मैंने तो आपसे ये कहा कि जो इंतजामी जहाँ पे फैसले होंगे वहां पे तो इंतजामिया फैसला ले सकती है, लेकिन वो केसेस जो अदालत में है या ट्रायल स्टेज पे है जिनका चालान जा चुका है, उसका फैसला जाहिर है कि अदालती तरीके से ही होगा, उसका फैसला इंतजामिया नहीं कर सकती। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आपने पहले पुलिस एहलकारों के हवाले से एक सवाल किया, मुकदमा वीक हो जाएगा। मगर देखिए, एक और मसला भी सामने आया है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के जो लीडर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम पे थे और उन्होंने कहा कि इनको कम से कम मुआहदे को खुफिया नहीं रखना चाहिए, इनको पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहिए। क्यों नहीं आप इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते? अच्छा देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है मुनीज़े, वो तो इस इशू के ऊपर सियासत करना चाहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू सियासत वाला है या इसके ऊपर हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए। ये सबको पता है, आप भी समझती हैं, ये बड़ा हसास नौयत का मसला था। हम ये बिल्कुल अवाम के सामने लाएंगे। अब मुफ्ती साहब ने भी आपको बताया, हुकूमत ने बताया कि मुनासिब मौके पर लाएंगे। इस वक्त ये मुनासिब नहीं है। जो इश्यूज पार्लियामेंट में डिबेट करने वाले होते, जहां पर पार्लियामेंट की सपोर्ट चाहिए होती, जाहिर है वो पार्लियामेंट ही उस पर फैसला करती, लेकिन जो इंतजामी नौयत की चीजें होती हैं वो हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, हुकूमत लेती है। ये बेसिकली ये हमें समझना पड़ेगा। ये चीजों के फैसले आप अवाम के कटहरे में लाकर नहीं कर सकते। अच्छा, मगर देखिए हसन साहब, देखिए इसके अंदर सिर्फ रियासत इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर मुफ्ती मुनीब साहब, मौलाना आदिल साहब, बशीर कादिर साहब, वकील डैडी साहब जो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, रफीक परदेसी साहब वो भी प्राइवेट बिजनेसमैन है। उनको जब रियासत लाती है और एक्सेप्ट करती है कि जी ये गारंटर की शक्ल में हमें एक्सेप्टेबल हैं, सालसी का किरदार ये अदा करेंगे, तो मुझे फिर ये बताइए कि क्यों आप दो बिजनेसमैन को लेके आए? चले हम समझ गए हैं कि रिलीजियस स्कॉलर्स को तो समझ में आती है बात, मगर क्या बिजनेसमैन को आप इसलिए लेके आए क्योंकि पैसों का भी लेन देन हुआ है? देखिए, कल जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें तो सिर्फ स्कॉलर्स थे। आप जो नाम ले रही हैं बिजनेसमैन के, उनका तो नाम उस प्रेस ना तो वो उसमें थे, ना उनका नाम लिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी मुलाकात हुई है जी, लेकिन मेरे इल्म में तो नहीं है। और आज की जो सुर्खियां हैं सब अखबारों की, उसके अंदर उनको गारंटर का नाम दिया गया है। देखिए, जो अखबार की सुर्खियों पे मैं अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूं ना, मुझे नहीं पता उस खबर की क्या वेरासिटी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ मेरे इल्म में नहीं है, और मैं आपको हुकूमत पंजाब के तर्जमान की हैसियत से बता रहा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है। इसलिए तो इनका क्या रोल है जी, अकील करीम डैडी साहब का और जो दूसरे बिजनेसमैन है रफीक परदेसी साहब का, इनका क्या रोल रहा है इस पूरे तनाजे के अंदर? तो इनका नाम तो आपने लिया ना, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो इनका नाम नहीं ले रहा। मैं तो आपको स्कॉलर्स के रोल के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, मेरी अर्ज सुन ले। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये समझना पड़ेगा कि जब आपने मुज़ाकरात की तरफ जाना है तो ये अच्छी बात है ना कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जो भी शख्स को समझती है
हुकूमत की ये मदद कर सकती है उसे मदद दी, ताकि दोनों साइडों को बिठा कर मुज़ाकरात किए जाएं एक एतमाद की फ़ज़ा में। एतमाद की फ़ज़ा कायम करने के लिए जब चीज़ें डेडलॉक पे होती हैं तो आपको इंटरलोक्यूटर्स तो चाहिए होते हैं, इसमें ये तो मगर इसलिए ये हैरानकुन बात है हसन साहब, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक सुप्रीम कोर्ट को एक अदालत को एक इंटेलिजेंस कमेटी का एक डॉक्यूमेंट जो है वो हैंड ओवर किया, जहां पे आपने कहा कि जो एक बैंक अकाउंट है टीएलपी सेक्रेटरी फाइनेंस के भाई का, वो आइडेंटिफाई आपने किया है, जिसके अंदर कुछ फॉरेन रेमिटेंसेस आई हैं, और वो फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो राजेश हिम्मतलाल और मुकेश हिम्मतलाल की तरफ से आई हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं, यूएई में इस वक्त रहते हैं। और आपने कहा कि हम साद रिजवी साहब को इसलिए रहा नहीं करेंगे चूंकि उनका गठजोड़ है हिंदुस्तान की कुछ खुफिया एजेंसियों के साथ, और ये बात आपने जाके अदालत में कही, पंजाब गवर्नमेंट। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूं कि अगर आप श्योर थे कि इनका गठजोड़ है इन तंजीमों के साथ या किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस के साथ, और आपने बात जाके अदालत में ये कही है, तो फिर कैसे आज आप इनके साथ मुआहदे कर रहे हैं? दो बातें इसमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि जब भी कोई रिपोर्ट आती है, ये एक इनिशियल रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर तहकीकात होती हैं, उसकी वेरासिटी देखी जाती है, और उसके बाद उसके पता चलता है कि जिसकी क्या हैसियत है। पाकिस्तान में अगर कोई गिरोह, कोई तंजीम, कोई फर्द वाहिद अगर ये साबित हो जाए कि हिंदुस्तान की फंडिंग से चल रहा है, तो जाहिर है कि उसमें तो कॉमन सेंस है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मगर ये डॉक्यूमेंट आपने अदालत को दिया है। दूसरी बात, पंजाब हुकूमत ने ये डॉक्यूमेंट अदालत में सबमिट कराया है हसन साहब। तो अदालत में सबमिट कराने से उस पर अदालत की मुहर तो नहीं साबित हो गई ना। मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा हूँ, आपका ये डिफेंस है अदालत के अंदर। मेरी अगर आप देखें, अभी तो अदालत में नहीं खड़े ना, अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी अर्ज सुन लें, आपको समझ आ जाएगी बात। देखें, जब नेगोशिएशन होती है, डायलॉग होता है दो पार्टियों के बीच में, तो कैसे होता है? क्या पूरी हुकूमत ये कहती है कि जी बिल्कुल हर मुमकिन हमने डायलॉग ही करना, आए डायलॉग करें? अगर आप इस तरह का स्टांस ले लें तो फिर तो डायलॉग नहीं हो सकता, अगली पार्टी की डिमांड्स कहीं और चली जाती हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं जी डायलॉग करना ही नहीं, रास्ते बंद हो गए, तब भी नहीं हो सकता। डायलॉग इसी तरह होते हैं, आपको दोनों साइडों पे चलना पड़ता है। आप कहते हैं कि भाई ये भी चीजें हैं, हम रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी इन्फोर्स करेंगे, ये भी ऑप्शंस हैं, ये लिमिट्स हैं आपके तौर तरीके से मैं सवाल नहीं बन रहा, मैं सिर्फ ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आप इनको कलअदम करार रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इस वक्त तो आपने कलअदम करार दिया हुआ है इनको, मगर आप चाहते हैं कि कौमी धारे में आए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि इनको कलअदम आप नहीं, नो लॉन्गर आप इनको करार देंगे। दूसरी बात, लोग आपसे पूछेंगे कि आपके कैबिनेट भी हैं जिनका नाम अली वजीर है, उन्होंने भी तकरीर की थी जिसके ऊपर रियासत ने उनको जेल में डाला है। तो जब आप इन लोगों के साथ मुआहदे करते हैं जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है और उनको जख्मी किया है और उनको माफ करते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि जो लोग इजहार राय करते हैं और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, उनके लिए जेलें क्यों? अच्छा, जो पहला आपका सवाल है ना, मैं इस पे तो कमेंट नहीं करता कि ये चीज उस मुआहदे में शामिल है कि नहीं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब करने के भी और डी प्रोस्क्राइब करने की भी जो ग्राउंड्स हैं वो कानून के अंदर वजह हैं। प्रोस्क्राइब भी कानून के तहत होगी, और अगर डी प्रोस्क्राइब किसी को करना होगा तो वो भी कानून में उसकी ग्राउंड्स गिवन है, वो को सेटिस्फाई करेगा तो होंगी। ये तो कानूनी बात है, कानून से तो कोई बालातर नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने जिन साहब का नाम लिया, मेरी दरख्वास्त है कि उनको इस इशू से ना मिलाएं, इस मामले की हसास नोयत को समझें। इस तरह की चीजों के ऊपर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो चीजें किसी और तरफ चल पड़ती हैं। इन दोनों बातों को आप ना मिलाएं। मैं उनके केस पे इस वक्त कमेंट नहीं करना चाहता। जाहिर है कि मैं तो अभी जो करंट क्राइसिस उस पर कमेंट करने आया हूं, लेकिन शायद मुनासिब नहीं होगा इन दोनों बातों को मिलाना। हसन खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। हसन खावर साहब पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो मुआहदा है वो खुफिया ही रहेगा, उसको पार्लियामेंट में नहीं लाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि कलअदम तहरीके तालिबान के हवाले से जितनी भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनको वो कंफर्म नहीं कर सकते, मगर उनका ये कहना था कि जो मुकदमे संगीन नौयत के हैं और आगे बढ़ चुके हैं उसके ऊपर हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त पीछे नहीं हटेगी। मगर बहरहाल इस न्यूज के ऊपर, इस खबर के ऊपर हमारी नजरें रहेंगी। ये सिचुएशन इवॉल्विंग सिचुएशन है और तहरीके लबैक पाकिस्तान कलअदम तंजीम जो है वजीराबाद में, उनके अभी भी 7 से 8 हजार लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो बैठे रहेंगे जब
تک یہ معاہدہ جو ہے پوری طریقے سے نافذ نہیں ہو جاتا۔ منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔